नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज का विषय हम लेके आए हैं पाचन क्रिया के विषय में, पाचन क्रिया की गड़बड़ी के विषय में बात करेंगे। तो वैसे तो क्या होता है कि साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में से जो 6 महीने होते हैं ये सर्दी वाले, इनमें तो जो जठराग्नि है वो तेज़ रहती है, तो इसमें पाचन क्रिया हमारी जो है वो लगभग सभी की ठीक ही रहती है। लेकिन जो हमारे बाकी के जो गर्मी वाले जो और बरसात वाले और ये दिवाली तक का जो मौसम है, ये जो मौसम है, ये मौसम जो है वो जठराग्नि हमारी मंद रहती है। तो इसमें कुछ भी हम यदि लापरवाही कर देते हैं तो उस लापरवाही के कारण जो है ये पाचन क्रिया से संबंधित कोई ना कोई जो विकार है वो हमारे अंदर आ जाता है, यानी कि पाचन क्रिया से संबंधित हमारे को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो अब बात करते हैं इससे पहले कि यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा ले, ताकि हर विषय का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो और वीडियो को जो है वो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो विषय है ये बहुत गंभीर विषय है। यदि इसके विषय में यदि हमारे को पूरी जानकारी होगी तो हम बहुत से रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। और क्योंकि ये बताया गया कि हर रोग जो है वो पेट से ही शुरू होता है। तो अब समय को व्यर्थ ना करते हुए बात करते हैं। तो जो हम मनुष्य द्वारा जो आहार का सेवन किया जाता है वो जठराग्नि की मंदता के कारण उसका जो है परिपाक अच्छी तरह से नहीं हो पाता, यानी कि उसकी जो पाचन क्रिया है वो ठीक तरह से नहीं हो पाती और एक विष का निर्माण होता है। और जो ये विष है, यही विष सभी रोगों का मूल है, यानी कि इसी विष के कारण ही अपने जितने भी जो शरीर के अंदर रोग पैदा होते हैं उनका जो मूल है वो यही एक विष है। और बात ये है कि ये विष शरीर के लिए बनना जरूरी भी है, क्योंकि इसमें जो पाचन क्रिया जो मल निष्कासन की जो प्रक्रिया है, जो चिकनाहट आंतों को ज़रूरत होती है वो इसी के कारण से होती है। लेकिन तब ये जब ज़्यादा मात्रा में तब ये हमारे अंदर ये बनना शुरू हो जाता है, हमारी पाचन क्रिया जो है वो ख़राब हो जाती है, तो उससे ज़्यादा बनता है। और ज़्यादा बनने के कारण ये क्या है कि हमारे शरीर से निकल नहीं पाता और ये हमारे सारे शरीर में जो है वो व्याप्त हो जाता है और इससे फिर अनेक रोग जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो मंदाग्नि से शरीर का पहला धातु जो रस है वो आमाशय में परिपक्व ना होने के कारण उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है और वो वात आदि दोषों के साथ मिलके शरीर के अंदर जो है वो रोग पैदा करता है। तो जो ये आम दोष है, ये आम दोष जो है ये आमाशय, पक्वाशय और वृद्धअंतर में व्याप्त रहता है। तो जो ये भी जिस भी दोष के साथ ये मिल जाता है तो उसी दोष के जो लक्षण हैं इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि वात दोष के साथ वात दोष के साथ मिल जाता है तो वात के कारण होने वाले जितने भी विकार हैं, जैसे कि शूल उत्पन्न होना, और पित्त के साथ मिल जाता है तो दाह आदि जो विकार होते हैं उनसे, चर्म रोग जो होते हैं उनसे उनका कारण बनता है। और यदि ये कफ दोष के साथ मिल जाता है तो ये वमन आदि जो हैं उनका कारण बनता है। और इसके साथ साथ शरीर के अंदर भारीपन होना, गौरव, अवसाद, आलस्य और शरीर के अंदर जकड़ाहट सी होना, ये सभी इसी के ही वो परिणाम हैं। तो जो आम के दो भेद हैं, यदि जो हमारा अपक्व अन्न है वो अन्न के रूप में रह जाता है तो ये विसूचि का आदि जो, यानी कि ये है कि ये आम दोष जब बनता है तो ये शरीर में इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद कुछ दिन ये इकट्ठा होता है और फिर उसके बाद शरीर इसको मल के रास्ते से इसको बाहर निकाल देता है। तो ये तो जैसे कि कुछ दिन इकट्ठा होएगा, उसके बाद फिर दस्त लगेंगे। और दूसरा ये है कि ये आम रस बनता है। आम का जो परिपाक नहीं होता, जो रस बनता है वो रस अच्छे तरीके से नहीं बन पाता और फिर ये आम वात जो है, आम वात जैसे रोगों को उत्पन्न करता है। तो आज हम बात करेंगे जो आम अन्न के बारे में, जो अन्न का परिपाक न होने के कारण जो आम बनता है और वो शरीर में इकट्ठा हो जाता है और वो सभी रोगों का मूल कारण बनता है। वो इसलिए क्योंकि ये सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है। सारे शरीर में व्याप्त होने के बाद फिर ये जहाँ भी रहता है वहीं पर ये दोष पैदा करता है और अपना प्रभाव दिखाता है। तो ये क्या है कि तब हमारा शरीर में ज़्यादा बनने लग जाता है तो ये पूरी तरह से शरीर से बाहर भी नहीं निकल पाता और ये जहाँ भी इसको स्थान मिलता है वहीं पर ये इकट्ठा होने लग जाता है।
तो अब हम बात करते हैं कि इसका हम कैसे पता चलाएं कि हमारे शरीर के अंदर जो है वो आम दोष ज़्यादा बनने लग गया। तो इसका एक मुख्य जो तरीका है इसको पता लगाने का, वो एक तो हम मल का जो है वो परीक्षण करवा सकते हैं कि जो ये लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में हम मल का टेस्ट करवा सकते हैं। उससे पता चल जाएगा कि हमारे मल के अंदर कितना जो है आहों की मात्रा है। और दूसरा इसका एक बिल्कुल सीधा सा सिंपल तरीका ये है कि जब हम मल का निष्कासन करते हैं तो वो हम जो इंग्लिश, एक तो इंग्लिश सीट होती है और ये अपनी एक इंडियन स्टाइल ये टॉयलेट होती है, तो हम इंग्लिश का इस्तेमाल ना करके हम जो अपनी इंडियन स्टाइल का यदि इस्तेमाल करते हैं तो इंग्लिश ये जो अपनी इंडियन स्टाइल है, इस इंडियन स्टाइल में मल जो है वो उसके अंदर चिपका रह जाता है यदि उसके अंदर आम दोष की अधिकता होगी। और उसको क्या है कि पानी से फिर उसको धकेलना पड़ता है, फिर भी वो उसके अंदर चिपका रहता है। तो उस आम दोष क्या है कि मल के अंदर भारीपन पैदा करता है और इसका जो चिपचिपा जो गुण है, चिपचिपे गुण के कारण मल जो है वो चिपका रहता है और उसको पानी के द्वारा ज़बरदस्ती से धकेलना पड़ता है। यदि जिसके भी मल के साथ ऐसी स्थिति है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि उसके शरीर में जो आम दोष है वो ज़्यादा मात्रा में बनने लग गया और ये जो है हमारे शरीर में कहीं ना कोई ऐसा रोग पैदा करेगा जो हमारे लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ाने वाला होगा। अब यदि आम दोष बनने लग जाए तो अब हम क्या करें? तो आज मैं आपको इसकी एक सरल सी चिकित्सा आपको बताऊंगा कि आप उसको अपने घर पे ही कर सकते हैं। तो पहला जो वो है कि इस आम दोष में पाचन क्रिया यदि हमारी मंद हो जाए, जठराग्नि मंद हो जाए और उससे आम दोष जो है बनना शुरू हो जाए, तो उसके लिए बेलगिरी का जो चूर्ण है वो बहुत अच्छा कार्य करता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम बेल और सौंफ और मिश्री हम तीनों को समान मात्रा में ले लेंगे और इनका चूर्ण बना के एक डब्बे के अंदर बंद करके रख लेंगे। तो और इसको हम जो है 1 चम्मच की मात्रा खाना खाने के भोजन के बाद हम इसकी 1 चम्मच की मात्रा ले लेंगे और इसको हम तीनों समय भी ले सकते हैं, सुबह शाम और दोपहर। तो ये कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी, हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा ये योग। इसको एक स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है और इसको लेना है गर्म पानी के साथ। तो इसको हम इसका हम यदि सेवन करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत लाभकारी औषधि साबित होती है। और दूसरी एक और औषधि बताते हैं हम आपको कि जो सौंठ होती है, हम सौंठ का चूर्ण बना लेंगे। सौंठ का चूर्ण बनाने के बाद हम उसको जो देसी गाय का घी होता है, देसी गाय के घी में हम उसको थोड़ा सा गाय का घी डाल के उसको मथ के और उसका एक गोला सा बना लेंगे और उसका गोला बना के हम जो ये अरंडी होती है, अरंडी के पत्ते उसके ऊपर लपेट देंगे। 4-5 तय जो है वो अरंडी के पत्तों के उसके ऊपर लगा देंगे। तो और उसको हम जो फिर क्या है कि धागे के द्वारा उसको हम बांध देंगे और उसके ऊपर 1 उंगल मोटी जो है हम आटे की एक लेयर चढ़ा देंगे और उसको हम चढ़ाने के बाद और उसको हम उपले होते हैं, उपले की जो अग्नि होती है उसके अंदर हम उसको डाल देंगे। और जब वो आटा जो है वो लाल हो जाए तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल के हम उसको ठंडा होने के बाद उसके अंदर की जो सौंठ है उस सौंठ को निकाल लेंगे और उसको हम पीस लेंगे। तो इसकी जो पीसने के बाद इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे और बारीक पीसने के बाद इसकी आधे ग्राम की मात्रा, इसकी जो मात्रा है वो आधे ग्राम की मात्रा है। आधे ग्राम की मात्रा यदि हमें इसके सुबह और शाम इसका हम सेवन करते हैं भोजन के बाद, तो ये इस दोष के लिए एक निरापद औषधि है और बहुत सस्ती औषधि है। इसका हम कभी भी कहीं भी निर्माण कर सकते हैं। तो इसका हम यदि निर्माण करके आप इसका सेवन करते हैं तो जो आम दोष से अपने को पूरी तरह से हम मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है जठराग्नि को तेज करने वाली औषधि है। और आम दोष के लिए यदि आम बनता है, अपाचन क्रिया हमारी खराब है, तो उसके लिए ये अकेली औषधि ही ऐसी है जो हमें इससे मुक्ति दिला सकती है। तो आप इसका निर्माण कीजिए। और वैसे तो हम आपके लिए शुभकामनाएं कि आपको आपकी पाचन क्रिया कभी दुरुस्त या खराब ना हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें और सुखी रहें। लेकिन फिर भी यदि हो जाए तो हम प्रयास करते हैं कि आपको कुछ न कुछ जानकारी देते रहें कि आप को जो भी कुछ दोष हो जाए आपके शरीर के अंदर तो उस दोष से आप मुक्त हो जाएं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार जी।